अच्छा डिस्कशन होगा। देखिए पहली बात तो आरजू जी, जो पाकिस्तान ने ओआईसी की मीटिंग की, पहले उस पर बात कर। अभी पूरी दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया में पता भाई आपके हालात खराब है, आपका कुछ इकोनॉमी के बाजे बजे पड़े हैं। सऊदी अरब वालों ने आपको पैसे दिए 72 घंटे बैंक में रखने के लिए, लिटरली। तो ये आप ये इस्लाम के नाम पे, ये ओआईसी ओआईसी के नाम पे आप कब तक ये सारी दुकान पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलाती रही? खान साहब कब तक चलाते रहेंगे इसको? क्योंकि ना आज सऊदी अरबिया बेवकूफ है, ना ईरान बेवकूफ है, ना इराक बेवकूफ है, कोई बेवकूफ नहीं आज की दुनिया में, सबको सब कहानी समझ आती है। एक टाइम था अर्जू जी 20-30 साल पहले कि भाई ये है, भाई वो है। अब आईएसआई ने अफगानिस्तान में क्या किया सबको पता, आईएसआई ने पैसा चाइना से लिया किसको दिया सबको पता, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर हम जैसे आप जैसों को पता, तो जो ये बड़ी बड़ी कंट्रियां चलाती थी उन्हें तो पता ही होता है। अब एमबीएस जो है, उनकी स्ट्रेटजी पूरी बदल गई है। वो तो उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के कहने पे मैंने वहाबिज्म को प्रमोट किया, इतने पैसे लगाए। आज उन्होंने पूरी इकोनॉमी खोल दी है, यूएई ने शराब खोल दी है, एमबीएस ने फीमेल ड्राइविंग, काफी काफी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, काफी फॉरवर्ड लुकिंग है। आरजू जी, जो सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान मिस कर रहा है, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी की लाइफ आने वाले 10 से 15 साल है, हद से हद कह रहा हूं मैं आपको, ये आपको इंटरनेशनल डाटा के आधार पर कह रहा हूँ। ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज डोंट हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 15 ईयर्स। अब अगर आज हमारा देखिए, चाइना ने तो ईरान से सेटिंग कर लीजिए ऑयल की, हम आपसे ऑयल लेंगे। इंडिया का नंबर 1 सप्लायर यूनाइटेड स्टेट्स बन गया आरजू जी, नंबर 2 सप्लायर इराक है, नंबर 3 नाइजीरिया, नंबर 4 है सऊदी अरबिया। पीछे आपको याद होगा एमबीएस ने एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया था कि मेरे को जी जो बाइडेन से बिटिंग कराओ, नहीं तो मैं तेल वेल नहीं बढ़ाऊंगा। हुआ क्या आपने देखो, मेरा एक दोस्त बैठा था, कहता यार ये क्या हो गया, 22% क्रूड के प्राइस गिर गए। मैं कहा तू खबर शबर नहीं देखता? कह रहा की होया? मैंने कहा कल यूएस ने, चाइना ने, इंडिया ने एक साथ 5% रिजर्व्स रिलीज कर दिए। 5% तेल जब आ गया, 22% से 32% क्रूड का दाम गिर गया। अब एमबीएस को भी वो झटका लग गया, भाई ये क्या हो रहा, मतलब दुनिया में ये क्या, ये तो साले एक दूसरे से बात नहीं करते, चाइना ये ना और इंडिया, पर जब तेल वाली बात आती है सब एक साथ हो जाते हैं। अब ये जो चीजें हो रही हैं, एमबीएस भी बहुत परेशान है, पर वो चेंजेस कर रहे हैं। अब ऐसे में आप उनको ला रहे, लाओ जी तालिबान को पैसा दो, तालिबान की हेल्प करो। वो कह रहे हैं बहन जी हमारे ऑलरेडी इतने स्यापे खुले, क्यों हमारी वाट वहां लगवा रहे हो? और आपको पैसा देने का मतलब आप उनको थोड़ी ना दोगे, आप तो अपने लिए रखोगे। जो बचा कुछ कुछ बचेगा उनको दे देंगे खान साहब। उससे उनका क्या हुआ? आपको आज तक इतना पैसा दिया, क्या कर लिया आपने वहां पे? आप आईएसआई के चीफ साहब गए थे चाय वाय पीने, जब तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी, हुआ क्या? जो कॉमन अफगानी सड़क पे, उसका क्या सोचा आपने? वो बेचारा कहाँ जाएगा? सर्दी आ रही है, खाना नहीं, पीना नहीं, दवाई नहीं। पीछे हमने बोला 75 मीट्रिक टन हमें अनाज भेजना है, दवाइयां भेजनी है, हमें अपने यहाँ से पैसेज दो, नहीं दिया। जो फ्री में 75 मीट्रिक टन, 3 करोड़ लोगों के लिए 75 मीट्रिक टन वीट आरजू बहुत होता, उसकी पैसेज आप देते नहीं हो, दवाइयां जाने नहीं देते, वो एयर स्पेस बंद कर दी। ओआईसी वालों को सबने बुला लिया, चलो जी अफगानियों की मदद करो। ये जो इंटेंशन है ना पाकिस्तान की, ये बिल्कुल क्लियर हो रही। दूसरी बात आप में इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी का जो लाइफ है 15 साल है। ईवीज आपको पता हो दुनिया भर में बढ़ रही है। अभी मैं कल परसों की बात है, 10-15 दिन की, नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कॉन्क्लेव में गया था, ऐसे ही बैठे थे सामने, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला भाई देखो, अब हमने एक गाड़ी लाई है, जो भी हम टेस्ट ट्रायल पे चला रहे हैं, वो चलेगी मैडम ग्रीन हाइड्रोजन पे, यानी कि पानी डालेंगे उसमें मोटा मोटा, उसमें से हाइड्रोजन निकलेगी। उस पर अभी उसकी टेस्टिंग हो रही है दिल्ली में, एज वी टॉक। नेक्स्ट जितने कार मैन्युफैक्चरर उनसे बात होगी, हाइब्रिड इंजन बनेगा, वो पेट्रोल पे चलेगा, इथेनॉल पे चलेगा। इथेनॉल गन्ने से बनता है, गन्ना होता है ना, अपने गन्ने तो खूब उगते हैं इंडिया में, बहुत हजारों टन गन्ने उगते हैं। अब हमने डेवलपमेंट ऐसी की है, कुछ हेक्टेयर्स में हमने 170 टन गन्ना, 170 टन गन्ना हमने एक हेक्टेयर में उगाया है। ये एक और अचीवमेंट है। इस अगर इथेनॉल बेस्ड इंजन जो होगा, उसमें आप इथेनॉल डालिए, पेट्रोल डालिए, ईवीज आ रही है, हाइड्रोजन से, मतलब लिटरली पानी से गाड़ियां चल रही है। अब ये जितनी जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हिल रही है, अपने अपने जुगाड़ खाने पानी में लगी है। अब ऐसे में आप उनको लाओ, यहाँ फंसाओ बिठाओ भाई। देखिए इस्लाम के नाम पे रिलीजन बन गया, मुल्क बन गया, पर आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? मतलब आपको चलाना तो आपको पड़ेगा ना। देखिए इस्लाम के नाम पे तो रिलीजन चलेगा नहीं, मुल्क चलेगा नहीं। अब ये इनको चाहता हुए 50 साल पुराना फॉर्मूला लाएंगे, इस्लाम के नाम पे लाएंगे, पैसे लेंगे, लगाएंगे, पर ये सबको समझ आता। दूसरी बात, अब 5 कंट्रियां इसमें, पहले जब मैंने एक चीज सॉरी, एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी सुमित जी, वो ये नहीं है। अब ऐसा लगेगा कि जी से जाके
मुफलिस है, बूढ़ा है, बच्चा है, औरत है। अफगानिस्तान की लास्ट टाइम मैंने कहा था सबसे ज्यादा डेथ रेट है, आपके शो पे बात हुई थी। इट इज अ कंट्री ऑफ डाइंग, बर्थ रेट से कहीं गुना डेथ रेट है। बर्थ रेट 2.7 2.8 है, डेथ रेट करीब 13% है। वहां लोग बहुत 4 गुना मरते जितने पैदा नहीं होते। 3 करोड़ की कुल आबादी बची है। पॉवर्टी में शायद नंबर चौथे 5 पे आ गया अफगानिस्तान। हम उन गरीबों की मदद कर रहे थे जहां अभी विंटर आने वाला, और वहां का विंटर तो कहर बरस पाता है। मतलब इट इज रियली रियली वेरी क्रूअल विंटर। तो आपको अगर वहां जा रहे थे तो चाहने देते, ठीक है आप बीच में से कुछ निकाल लेते, कोई बात नहीं, वो प्रोसेस फ्लो में लॉस होता है, उसको हम बजट कर लेते, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर हम भी कुछ निकाल नहीं रहे थे, मैं कह रही हूँ आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम शायद निकाल लें। आरजू जी उन्होंने मुझे पूछा, तो यार अगर इतने तो जहाज से क्यों नहीं भेजा? मैंने कहा भाई साहब, जहाज से भेजने का खर्चा, लैंडिंग कॉस्ट, ये वहां एयरपोर्ट है, कहाँ उतारे जहाज? और दूसरी बात एक बताइए, कहते तो कुछ दिनों बाद भेजो। मैंने कहा भाई साहब, ये जो भूख लगती है ना, भूख भूख को बोलो कि 1 महीने बाद आना, भूख को बोल दूं कि 1 महीने बाद आना, भूख नहीं मानती ना टाइम। भूख को 1 बजे खाना चाहिए, रात को 9 बजे खाना चाहिए। मैं उनको बोलूं फिलहाल अपनी भूख को हड़ताल पे भेज दो, अभी इंतजाम करते, इंतजाम दुरुस्त कर देंगे, तब भूख को बुला लेंगे, इन्विटेशन दे देंगे। मैंने कहा भूखे पेट टाइम थोड़ी ना मानता है। तो एक तो ये बात थी। अब आरजू जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो 5 कंट्रीज क्यों नहीं आई। अगर ये पांचों कंट्रीज के आप नाम देखें, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब में एक कॉमन फैक्टर है जो लोग नहीं समझ पा रहे। ये सब आती है CIS कंट्रीज में। इन सब का पंगा है चाइना के साथ, सबकी प्रॉब्लम है चाइना के साथ। अगर अभी कोई एशिया में चाइना के सामने खड़ा है, वो है इंडिया। ठीक है जी। अब इनको लग रहा है यार, अगर हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान जाओ या इंडिया जाओ। अब पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या होना है। इंडिया ने तो करीब इतने बिलियन डॉलर अफगानिस्तान में लगाए, 400 प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए, उन्हें डेट नहीं दिया, क्रेडिट लाइन दी। कोई नहीं कि भाई हमारे 6% पे सूद दे दो महीने पे महीने, ये नहीं किया। क्योंकि हमने लाइब्रेरी बनाई, स्कूल बनवाया, कॉलेज बनवाए, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बनाया, वहां के लोगों के लिए हमारा कमिटमेंट था। अब वो यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम आरजू जी OIC से बड़ी, आज इस्लामिक यूनियन से बड़ा उनका है चाइना से उनको खतरा। अब आप ताजिकिस्तान की बात करें, आपको पता होगा ताजिकिस्तान में हमारा एयरबेस है, काफी साल से इंडिया के पास आज के डेट में चाइना से ज्यादा इंटरनेशनल एयरबेस है। और ताजिकिस्तान के एयरबेस में सुखोई 30 डिप्लॉयड और काफी साल से डिप्लॉयड है। अब प्रॉब्लम क्या है, पामेर वैली जो है वो एरिया तो चाइना हड़प कर चुका है ताजिकिस्तान का। और अब कहता है 45% तेरी टेरिटरी मेरी है, ये चाइना का दावा है। अब मुझे बताइए, वहां वाला बंदा अगर उसको मैं बोलूं, आप वहां के फॉरेन मिनिस्टर बोलो, भाई एक तो तू इस्लामाबाद आ, वहां चौधरी साहब ने कुछ ओआईसी अफगानिस्तान करी, दूसरा एक इंडिया एशियन डायलॉग हो रहा भारत में, आप कहाँ जाओ? अगर मैं उनकी जगह हूं, मैं भारत जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता भारत सीरियस प्लेयर है। भारत को मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे पैसे नहीं चाहिए, एड नहीं चाहिए। और यहाँ लोग आते हैं ट्रेड के लिए, आपके यहाँ आते हैं एड के लिए। तो ट्रेड और एड में फर्क है भाई। एड नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मेरी टेरिटरी पे नजर नहीं। और जो बंदा मेरी टेरिटरी पे आंखें गड़ा है, वो उसको रोकने वाला यही है। मेरा इंटरनेशनल एयरबेस वहां, तो वो इसलिए यहाँ आ गए। एक जियो पोलिटिकल कंपल्शन भी है। मैं देखिए उज्बेकिस्तान भी गया हूँ, कजाकिस्तान भी गया हूँ। कजाकिस्तान तो प्रोडोमिनेटली मुस्लिम डोमिनेटेड है, उज्बेकिस्तान भी प्रोडोमिनेटली मुस्लिम डोमिनेटेड है। मैंने वहां बाबर का पुतला भी देखा था आज से 10-12 साल पहले। चौक है, उस पर बाबर का पुतला उतला बना हुआ। जो हमारी बिरयानी कबाब वबाब जो मुगलाई कहते हैं, आया वहीं से है सारा। मतलब कहने की बात यह है, आज इस्लाम OIC इस सबसे ज्यादा उनको अपनी जियो पोलिटिकल सिक्योरिटी की चिंता है। अब जियो पोलिटिकल सिक्योरिटी के लिए जब इंडिया बुला और पाकिस्तान में जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, अगर आप सीरियस हो, आप यहाँ होगे। और दूसरी बात, मुझे OIC की एक बात समझ नहीं आती, भाई अगर इंडिया में अभी सेकंड हाईएस्ट मुसलमान आबादी है दुनिया में इंडोनेशिया के बाद, तो भाई यहाँ का मुसलमान मुसलमान नहीं क्या? मतलब इसको आपने कैसे निकाल दिया, इसको आपने कैसे बोल दिया? अब मैं एक पीछे डिबेट सुन रहा था, हमारे यहाँ के बहुत बड़े मौलवी साहब है, मौलवी से भी हाथ आधे मौलवी, पूरे नहीं है, ठीक है, मौलवियों से तो आप बहस नहीं कर सकते। उसको बोलता भाई तुम कहाँ के हो? कहता जी, कहता आप अरब हो? कहता नहीं, अरब नहीं है वो, MBS तो वो तो यहूदियों का दलाल है, वो इसराइल का दलाल है, वो ये, क्योंकि जब से उसने वो ज़कात वकात देनी बंद कर दी, तबलीगियों को बैन कर दिया, तब से उसको यहूदियों का दलाल सब सब बन गया वो। जब से वो फॉरवर्ड लुकिंग हुआ, सब हो गया वो। कहता जी तो आप, अगर आपको, कहता जी हाँ अजनी है। मैंने कहा भाई ये नहीं, ये अजनी कहाँ से आ गया? कहता ये वो है जो मुसलमान है पर अरब नहीं है और हिंदुस्तानी भी नहीं, वो अजनी है। मैंने कहा हमने नया नो मैंस लैंड ढूंढ लिया कि ये वर्ड तो आज तक मैंने सुना नहीं था। ये मैंने भी अजनी नहीं सुना। आपने नहीं, मुसलमान हो क्या आपने नहीं सुना? मैंने कहा भाई अजनी कौन है? कहता जी हम अजनी है।
मैं अरब आप हो नहीं कहते, अरब से हमें कोई मतलब नहीं, हिंदुस्तानी हो नहीं, अब हम अजनी, मतलब ये जो नया जो हिंदुस्तान में इतना मुसलमान है, ये ओआईसी वालों ने भी इन्हें अजनी समझ लिया क्या? इनको क्यों निकाल दिया? हिंदुस्तान को क्यों नहीं बोला? अगर अगर ऐसी बात है, इंडिया को भी बुलाना चाहिए। और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इंडिया है, सबसे ज्यादा काम इंडिया ने किया। और ये आरजू जी, मैं सच बताऊं, आज जियो पॉलिटिक्स बहुत क्लियर है। लोगों को आप ज्यादा देर तक नहीं चला पाएंगे, इस्लाम, ओआईसी, ट्रेड। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान सेल्फ प्रोक्लेम मुसलमानों का लीडर कब से बन गया? सेल्फ प्रोक्लेम मुसलमानों का मसीहा कहां से बन गया? आपके यहाँ मुसलमानों की हालत देख लीजिए, क्या कर ली। अफगानिस्तान में कहां पहुंच गया मुसलमान? जो अफगानिस्तान में रहता है 99.9% मुसलमान है। उस बेचारे की हालत क्या है? मैं लीडरों की बात नहीं, मैं वॉर लोडों की बातें, अफीम बेचने वाले वॉर लोडों की बात नहीं करता। मैं जो बेचारा मिट्टी के झोंपड़े में रहता है, मैंने अफगानिस्तान की वीडियो देखिएगा, आरजू जी आती रहती है इंटरनेट पे, दिल दहल जाता। एब्जेक्ट पॉवर्टी है, अफ्रीका से ज्यादा पॉवर्टी है वहां पे। इसको वहां पे लाने वाला कौन? इसको वहां पे कराने वाला कौन? और आज आपके कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें तो उसने यूज किया, हमें तो इसने यूज किया, हमें, भाई तुम यूज क्यों हुए? वो आप कहते हैं ना कि पैसे तो आपने लिए, पैसे लिए ना अपने काम करने के, अब उनको बेचारों को मतलब वहां डाल दिया। और आज भी आपकी मंशा उनके नाम की टिकट काटे, पैसे ले। अब यार ये ओआईसी वाले भी इतने बेवकूफ नहीं है ना आरजू जी, ये भी तो कुछ दिमाग लेकिन की करे। नहीं, वो तो ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे जाऊं, सबसे पहले तो वो जो मौलाना साहब आपको मिले थे, जरा आप शो के बाद उनका कांटेक्ट भेजिएगा, मैं कोशिश करती हूँ अगर आ जाए तो मैं उनकी खैरियत पूछूं बुला के। लेकिन कि जी गलत है और देगा चाहिए भारत जो कुछ वाकई में तालिबान गवर्नमेंट को मानते नहीं, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। वो तो हमारा कोई भी कहना सर नहीं, कोई नहीं मानता सर, अभी तक हम नहीं मानते जिसने बनाई है। तो था, उसमें था एक, मैंने बहुत पढ़ी लिखी औरत, मतलब ना वेल एजुकेटेड औरत, सड़क पे जूते पॉलिश कर रही है। उस वीडियो में ये बताया, कह रहा है ये पहले टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी। तालिबानियों ने निकाल दिया, बच्चियों को स्कूल पढ़ने नहीं देते। आप रेप का, घर से उठाना, सेक्स स्लेवरी, ये सब तो चल ही रहा है। तो पुलिस वालों को मारना, प्रेग्नेंट वुमेन को, उनके उनके मुझे लगता है पहले से ज्यादा उनके हाव भाव चढ़ के आए आपकी बात। अब वो औरत जो बच्चियों को पढ़ाती थी, आपको मंजूर है वो सड़क पे बैठ के जूते पॉलिश करे? अगर वो टीचर में, अगर वो स्कूल में अदब से पढ़ाए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को काबिल बनाए, उससे आपको तकलीफ है। ये उनकी मेंटेलिटी। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए पावर, उन्हें चाहिए वुमेन, उन्हें चाहिए हथियार, और उन्हें चाहिए ड्रग्स पे कंट्रोल। ये चार चीजें उनकी मंशा है, और तो कुछ है नहीं। अब ये जो हम विचारधारा है उनकी, इससे हमें वो है, प्रॉब्लम है। अफगानी लोग हमारे भाई है, हमारा कमिटमेंट हमेशा से था विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और हमने कुछ अल्टरनेट रूट से भी, वादर वादर से, सॉरी छबहार से, हमने कुछ सप्लाईज भेजी है। और हम कमिटेड है कि हम इसको और मतलब भेजें। बट अगर वो उस दिन हम सितंबर अक्टूबर में आप जाने देते, कम से कम खाना पीना, राशन, दवाइयाँ तो वहां तक पहुंच जाती। मैंने तो तब भी बोला था भाई ये तो ह्यूमैनिटेरियन एड है, ह्यूमैनिटेरियन की लेकिन एड को रोक रहे हो। एक एक सेकंड सुमित जी, लेकिन ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि अगर अफगानिस्तान की मदद ना की गई, वहां के लोगों की मदद ना की गई, तो दुनिया को उसका रिजल्ट देखना पड़ सकता है। उस इस बात से आप क्या क्या इंप्रेशन लेते हैं कि क्या रिजल्ट देखना पड़ सकता है? देखिए, कुरैशी साहब का काम है लोगों को डराना और दुकान चलाना। अब वो कहते हैं कि भाई उसका दिखाना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देख मुझे बताइए, आप, अब एज पाकिस्तान कुरैशी साहब से पूछता हूँ, नियाजी साहब से पूछता हूँ, बाजवा साहब से पूछता हूँ, भाई आप 10 चीजें लिस्ट डाउन कीजिए कंस्ट्रक्टिव। हमने पिछले 10 साल में ये कंस्ट्रक्टिव चीज की जिससे अफगानियों की 3 जनरेशन आगे तक बेनिफिट करेगी, बता नहीं पाएंगे। किसी को भी इंटरव्यू पे बुलाइए, ये सवाल पूछिए, जवाब नहीं दे पाएंगे। अब भी क्या करे, अफगानिस्तान के नाम का पर्चा फाड़ रहे हैं। इससे कहते हैं पॉलिटिकल पैरानोया। आप पॉलिटिकल पैरानोया, जब आपके नॉर्मल टैक्टिक्स काम नहीं करते डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल पैरानोया दिखा के डराओ। मुझे बताइए, अभी पाकिस्तान को कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ करने में, आप बोलो जी हम इतना एड दे रहे हैं, आप सब डालो, और ये जहाज है ये उस दिन जाएगा, आप अपना एड पहुंचा वहां पे। हर कंट्री, इस्लामिक कंट्री जो ओआईसी में अच्छी खासी ठीक है, वेल टू डू है, हर कोई एक जहाज दो जहाज भर के जी हम ये दे रहे हैं, आप ये दो वहां पहुंचाओ। ये कर सकते हो आप। मीटिंग करके क्या कर रहे हो? ट्रस्ट बना के क्या, ये क्यों कह रहे हो पैसे हमें दे दो? और आपने कौन सी ऐसी 10 चीजें की जिससे आपको दुनिया में आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो, दुनिया में आपको माने? हमने उनको सारी वैक्सीनें मुफ्त दे दी, हमने पार्लियामेंट बनाया, डैम बनाई, आपने क्या दिया जी? आपने उनको एम्यूनिशन दिया,
गोली दी, बारूद दिया। मैंने आपको लास्ट टाइम आपके शो पे बताया था, करीब 270 फीमेल जजेस थी आरजू जी। ये फीमेल वाला होता ना मेरे बहुत दिल के करीब होता। 270 फीमेल जजेस थी, उन्होंने जितनी ये रेप वेप जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे, ये सब काम करते थे, जालिम और गलीज काम, उनको उन्होंने जेल के पीछे डाल दिया। अब हुआ कि तालिबानी आ गए, सबको छेड़ दिया जेल से। अब उन्हीं जजेस, उन्हीं फीमेल जजेस के पीछे जिनको उन्होंने कन्वर्ट किया, उनको हाथ धो के दौड़ रहे, उनको एक एक करके ढूंढ रहे। अब कुछ भाग गई है दुबई, कुछ पाकिस्तान आ गई, कुछ इधर उधर छुप रही है। अब आप जानते तालिबानियों का हिसाब तो सिंपल होता, वो तो गोली चलाते हैं और बात तो वहां होती नहीं कुछ। मुझे बताइए, जब सोसाइटी का रिफाइनमेंट हो रहा है, बेटरमेंट हो रहा है, जब फीमेल टीचर है, आपको उससे तकलीफ है, वो जूते पॉलिश करे, आपको कोई तकलीफ नहीं। बच्ची स्कूल जाए, आपको उससे तकलीफ है, आप उसको एम्स्टर्डम के ब्रोथल पे पहुंचाओ, आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं। फीमेल जजेस, ये जो जितने ये लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इनको सजा दें, आपको उससे उसमें बहुत तकलीफ है, आपने उनको आते ही छोड़ दिया। और हमारे पाकिस्तान से क्या हो रहा है जी, कि उनको हथियार, गोला बारूद सब पहुंचा, और काफी मात्रा में पहुंचा। अब ये जो डबल चीजें है ना, या तो आप ये करिए या वो करिए। अगर आपको यही करना करिए, फिर आप ये मत बोलिए कि हम जो अफगानिस्तान की वो जो आप गोली बारूद वहां पहुंचा रहे, उससे कौन मरेगा? अफगानी मरेगा ना। अमेरिकन तो कुछ कुछ हजार सिपाही मरे, बाकी तो अफगानी मरे इतने सालों में। कौन मरा हुआ? 99% मरने वाला अफगानिस्तानी, 99% वाला लेकिन सर मुसलमान है। गोला बारूद सर गोला बारूद गन्स और जहाज और पता नहीं क्या कुछ तो अमेरिकन भी छोड़ कर गए उनके लिए। उसके लिए ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान भेज रहा है वो तो सही नहीं होगा ना। पाकिस्तान तो ऑलरेडी आप जानते हैं एफएटीएफ में भी फंसा हुआ है, 10 चीजें और है, लेकिन बहुत सामान तो उनके पास अमेरिकन फौजी छोड़ के चले गए। लेकिन बात सारी ये है कि जो वहाँ की आम पब्लिक है, अब उसकी किस तरह से मदद की जाए, इस चीज को एज ए इंडियन आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? कि मेरा बिल्कुल इस पे क्लियर डिस्ट्रिक्ट होने, सबसे पहले 15 एसेंशियल आइटम्स हम्म, आइडेंटिफाई की जाए। 15, हम्म, उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम हो कि भाई ये हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, और आइडेंटिफाई की जाए कंट्रीज। मान लीजिए हमें चाहिए 300 टन वीट, कौन देगा? हमें चाहिए 200 टन राइस, इतनी दवाइयां कौन देगा? अब वो बोलेंगे ठीक है हम वीट देंगे, हम राइस देंगे। उनको बोला आप अपना जहाज भेजो, वहां उतारो, ये हफ्ता 2 हफ्ता, और इसको हैंड ओवर करो। अब यूएन तो वहां है नहीं, अब पता नहीं किसको हैंड ओवर किया जाए। कोई एक रेस्पॉन्सिबल सी बॉडी और कोई ऐसा चीज हो जिसको हैंड ओवर किया जाए, ताकि ये फिर दुनिया के मार्केटों में बिके ना, उन गरीब लोगों तक पहुंच जाए। अगर यही पहले था, अशरफ गनी की सरकार थी, तो एटलीस्ट यूएन था, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम्म, थी, वहां पहुंच जाता, पीस कीपर थे, जो गरीब आदमी उसको मिल जाता। चलिए पूरा नहीं मिलता, आधा मिलता, 60% 70% मिलता। मुझे बताइए, खुदा के लिए बताइए, जो अब सर्दी के महीने कटेंगे कैसे? हम्म, उस एब्जेक्ट पावर टीम में मैं देखता हम्म, हूँ यहाँ पे इंडिया आते हैं जी अफगानी इलाज कराने, पर इंडिया वही हम्म, आरजू जी जिसके पास पैसा है, जो हम्म, बेचारा गरीब है, और जो पैसे वाले की अब यहाँ हालत देखो क्या है, बिल्कुल हम्म, मतलब शैम्बल्स में होता है वो। अब जो गरीब है वो क्या करे? मतलब उसको आप हम्म, वहीं मरने के लिए छोड़ दोगे? मतलब ये आपने किया है। या तो आप ऐसा करो कि भाई, या तो ये एक ऑल्टरनेट है कि ये हम करेंगे जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखो। हम्म, लेट एयर एड बी डायरेक्टली, पैसा नहीं, लेट एड हम्म, जो 15 बी डायरेक्टली गिवन हम्म, टू अ responsible party or a group or a consortium in Afghanistan, and it should be their responsibility to kind of distribute that aid. But it has to be done, हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम है, उसके बाद फिर वहां जहाज उतारना, सब चीजें बहुत मुश्किल है। आपको लगता है वो तालिबानी एयरपोर्ट चला पाएंगे? आपको लगता है वो एटीसी चला पाएंगे, रडार हम्म, चला पाएंगे? उस दिन मैंने देखा जी, वो नहीं होता हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी, उस पर ऐसा रस्सी डाल के झूल रहे थे। अब वो मैं आपको बताऊं, टेक्निकली स्पीकिंग, वो हेलीकॉप्टर उस दिन खत्म हो गया। पता नहीं कितने $100 मिलियन का, उस दिन उसके पैसे बराबर। अब ऐसे लोगों में क्या करें हम्म। बताइए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि इस वक्त हमें जो है हर कंट्री को जो ये कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ मदद वहां पे पहुंचाए और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कैश, वहां के जो आम लोग हैं वो बहरहाल डिजर्व करते हैं कि उनकी मदद की जाए। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, और कैश में नहीं आरजू जी, नहीं मदद नहीं, काइंड। कैसे? हाँ। कैश हम्म, में नहीं, मदद काइंड में। आप 15 आइटम हम्म, आइडेंटिफाई करिए, टाइम स्पेंड कीजिए, बताइए कौन क्या हम्म, देगा। एक पॉजिटिव कंपैशन चलाया जाए दुनिया में, हम्म, एक ह्यूमैनिटी के लिए रेस की जाए, यूएन को इन्वॉल्व हम्म, किया जाए, डब्ल्यू जिसको हम्म, इन्वॉल्व करना कर लो। बोलो भाई ये अभी तालिबानियों को भूल जाओ, अभी इनकी हम्म, जो हरकतें उनको भूल जाओ। जो वहाँ 3 करोड़ जनता है, जो बेचारे वहाँ फंसे पड़े, उनके लिए चाहिए। और भाई यहाँ सीधा आप काबुल उतारो, एक रेस्पॉन्सिबल पार्टी हो, इंस्टीट्यूशन हो, कंसोर्टियम हो, जो भी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम्म, है काफी ऐसे लोग जो लेंगे, वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करें, और यही तरीका। बट द टाइम इज ऑफ एसेंस, एक छोटा सा विंडो है, उसके बाद बर्फ बर्फ वहां पड़ जानी है आरज़ू जी, फिर तो कुछ हम्म। होगा नहीं। और नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं जी। चाहता हूँ पाकिस्तान ना, यार निकलो इससे, मतलब आप हम्म, यू कैन फैसिलिटेट, एनेबल,
बट ये मत कहो मेरे यहाँ मीटिंग करो, मुझे पैसे दो, मैं दूंगा। आपकी गुडविल है नहीं, आप समझिए बात। अभी वो गुडविल है नहीं पाकिस्तान, कोई देगा नहीं। इस्लामिक कंट्रियों ने पैसा दिया, अभी नहीं दिया ना। थोड़े से सच्चाई सऊदी अरब ने दिए, बहुत थोड़े। सऊदी अरब ने कहा है, वो भी जैसे मैंने कहा कि मार्च में उन्होंने कहा कि ठीक है हम भिजवा देंगे, लेकिन ये कि ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि कोई हम फास्ट ट्रैक में जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू सून अगेन। और अभी नया साल भी शुरू हो रहा है, लेकिन होपफुली नए साल शुरू होने से पहले एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा थैंक प्रोग्राम यू। किया आप, ह्यूमैनिटेरियन थैंक यू। एस्पेक्ट बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। पार्लर के लिए लेट हो गए तो पार्लर वाली के नखरे सुनने पड़ेंगे। फिर पार्लर नहीं, यूज एवर यूथ नेचुरल्स गोल्डन ग्लो पील ऑफ, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट और 24 कैरेट गोल्ड कोलाजन इन बूस्टर्स, डल स्किन सेल्स हटाए और 15